हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो एक कंप्लेन है आपसे। ठीक है। आप सोचोगे मैम को क्या शिकायत हो सकती है। तो शिकायत ये है कि जब वीडियो लाइव होती है, मतलब जब प्रीमियर पे वीडियो आती है, तो आप में से बहुत कम लोग जुड़ते हैं। कल मैंने देखा था, कल क्लास में थे बच्चे, बट जितने जुड़ने चाहिए उतने नहीं थे। ठीक है। तो या तो आप 8:30 बजे तक फ्री नहीं होते हो, ठीक है, या फिर आप लोगों को 8:30 बजे जो टाइम है वो ऐसा लगता है कि ज़्यादा जल्दी है, हम इतने बजे तक फ्री नहीं हो पाते। तो एक काम करना, कल के वीडियो के नीचे या मतलब इसी वाली वीडियो के नीचे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप लोग रात को 9 बजे के बाद में फ्री हो जाते हो, या मैक्सिमम स्टूडेंट रात के 9 बजे बाद में लाइव आ सकते हैं, तो हम क्लास की टाइमिंग का थोड़ा लेट कर देंगे, है ना। मतलब क्लास टाइमिंग थोड़ा लेट का रख लेंगे। और अगर 10 बजे भी फ्री होते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ में 10 बजे भी इंटरेक्ट हो सकती हूँ। देखो, बात ऐसी है, अगर आप लोग लाइव के अंदर आते हो तो आप अगर कोई कमेंट करते हो तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी कर सकती हूँ, है ना। आपको अगर कुछ पूछना हो, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड या तैयारी कैसे करें, कुछ भी पूछना हो, तो मैं आपको वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई कर सकती हूँ। बट आप जब रिकॉर्डेड मोड पे देखते हो तो ना तो आप लोग, मतलब आपके मन में जो भी डाउट होगा मुझसे पूछ पाओगे, तो आप देख लो। और बाकी लाइव में क्वेश्चंस करने के मज़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको रिकॉर्डेड मोड पे देखनी है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड मोड पे देख लो। बट हाँ, मुझे लगता है कि आपको रिकॉर्डेड मोड पे ना देख के लाइव क्लास लेनी चाहिए। अगर मैं आपके लिए उस टाइम पे ऑनलाइन रह सकती हूँ, कमेंट मतलब कमेंट सेक्शन में जिसके भी कमेंट आते हैं उनके रिप्लाई कर सकती हूँ, तो आप भी अपनी क्लासेस लाइव देख सकते हो। ओके। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग लाइव में जुड़ सकते हो तो प्लीज़ लाइव में ही जुड़ा करो। और गुच्छे निस्यंदन दर में गिरावट आने पर किसका सक्रियण होता है, ये उत्सर्जन तंत्र के सवाल है। ओके। और उत्सर्जन तंत्र के सवाल होने के बाद में आपका बायो का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल करवाने के बाद में इन टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पर एक बार सारे टॉपिक्स के कम से कम 50-50 सवाल कर लें अपन, उसके बाद में नेक्स्ट राउंड पे और नए सवाल लेंगे। क्योंकि क्या है ना, अभी आपके एग्जाम में 3 महीने और 3 महीने तक ट्राई करूंगी कि क्वेश्चंस खत्म ना हो, ठीक है। गुच्छीय निस्यंदन दर में गिरावट आने पर किसका सक्रियण होता है, तो गुच्छीय आसन कोशिकाओं का, ताकि उनसे रेनिन निकले, या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स अधिवृक्क बलकुट का, ताकि उससे एल्डोस्टेरोन निकले, या फिर एड्रिनल मेडुला का, ताकि उससे एड्रिनेलिन निकले, या फिर पश्च पिट्यूटरी का, ताकि उससे वेसोप्रेसिन निकले। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो गुच्छीय आसन कोशिकाओं का, ताकि उनसे रेनिन निकले। आपको पता है ना रेनिन का काम क्या होता है। आपको मैं एक काम करूंगी, जो जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के, या जो भी टेबल या जो भी डायग्राम, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट नोट्स के नाम पे अपलोड कर दिया करूंगी टॉपिक से रिलेटेड। ओके। ग्लोमेरुलस में परानिस्यंदन कब बनता है, तो ग्लोमेरुलस में जो परानिस्यंदन है वो कब बनता है, बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस से पराशरणी दाब अधिक हो, या फिर बोमेन संपुट में कॉलोइडी पराशरणी दाब तथा द्रव स्थितिकी ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिकी दाब से कम हो। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि बोमेन संपुट में कोलोइडी पराशरणी दाब तथा द्रव स्थितिकी ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिकी दाब से कम हो। कल क्या हुआ था, स्टूडेंट ने, मैं सवाल पूरा कर भी नहीं पा रही थी, तब तक भी बच्चों ने रिप्लाई दे दिया आंसर के, है ना। अच्छा लगता है देख के कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो मैं ट्राई करूंगी कि क्वेश्चन पढ़ूँ, डायरेक्ट आपको करेक्ट आंसर बताऊं, क्योंकि आप लोगों की स्पीड बहुत फास्ट है करने की, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, मधुमेह के एक मरीज को आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जा रहा, फिर भी उसके मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन हो रहा है। इसकी सर्वाधिक संभावना किस कारण हो सकती है, वसाओं का विखंडन ग्लूकोज में हो गया, या फिर पेशियों से ग्लाइकोजन निकलकर रुधिर में पहुंच गया, या यकृत में अमीनो अम्ल निकलकर रुधिर में पहुंच गया, या यकृत में अमीनो अम्लों के विखंडन में शर्करा का निर्माण हुआ। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो वसाओं का विखंडन है वो ग्लूकोज में हो गया, इसी वजह से जो मूत्र है उसके अंदर ग्लूकोज का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु में मूत्र अधिक मात्रा में क्यों निकलता है? क्या वृक्क नलिकाएं जल का अवशोषण नहीं कर पाती है, या वृक्क अधिक सक्रिय हो जाते हैं, या पसीने द्वारा अधिक जल शरीर से बाहर नहीं निकलता है, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है गर्मियों में तो बहुत सारे पसीने आते हैं तो जल बाहर निकल जाता है, बट सर्दियों में पसीने नहीं आते, इसी वजह से जल शरीर से बाहर नहीं निकलता है और मूत्र अधिक मात्रा में आता है। ओके, यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो पिछली बार हेरोइन का भी फॉर्मूला पूछ लिया गया था, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर में क्या है, कुछ क्वेश्चंस इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आते हैं, कुछ टफ लेवल के आते हैं। तो ये इजी और मॉडरेट में मान सकते हो ऐसे सवालों को आप। और उस टाइम क्या है ना कि इजी सवाल देख के उनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये तो मेरे को आता है और फटाक से गोला भरते हो, और भरना होता है ए, आप भर देते हो बी, ठीक है। ऐसा बहुतों के साथ हुआ भी होगा। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CHNO3 CONH2 का होल ट्वाइस CO2 NH2 या फिर NH4। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, CO2 CONH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको आप लोग केमिस्ट्री में ऐसे लिखा हुआ भी देखते हो बहुत बार, NH2 CONH2, एक ही मतलब है। वृक्क के कार्य नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो ठंडे तापमान से संपर्क ADH की नियुक्ति को उत्तेजित करता है, या मेरुलर रुधिर प्रवाह में वृद्धि एंजियोटेंसिन सेकंड के निर्माण को उत्तेजित करती है, या गर्मियों में जब शरीर से वाष्पीकरण द्वारा जल की अत्यधिक हानि होती है तो ADH की निर्मुक्ति घट जाती है, या फिर जब कोई व्यक्ति अत्यधिक पानी पीता है तो ADH की निर्मुक्ति घट जाती है। तो आपसे इसमें पूछा है कि जो वृक्क के कार्य नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए, आपको सही कथन बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक पानी पीता है तो ADH की निर्मुक्ति घट जाती है। अब घटती क्यों है? क्योंकि ADH क्या होता है, ADH के बारे में थोड़ा सा जान लो, इंपॉर्टेंट है। तो ADH होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि जो पानी का पुनः शोषण होता है ना मूत्र नलिकाओं में, उसको कंट्रोल करता है। तो जब ADH कम स्रावित होगा, इसका मतलब ये है कि वो जो पानी का पुनः शोषण है वो कम कर पाएगा, इसकी वजह से जो मूत्र है वो पतला व मात्रा में अधिक हो जाएगा, राइट। बट अगर ADH की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, वो पुनः मतलब जो वाटर का पुनः शोषण बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने की वजह से जो मूत्र है वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो और रुधिर जो है वो पतला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो पानी अवशोषित होता है उसको कहाँ छोड़ा जाता है, रुधिर में ही छोड़ा जाता है। तो अगर मूत्र नलिकाएं जो हैं वो मतलब वो ज़्यादा पानी का अवशोषण करेगी तो रुधिर पतला हो जाएगा, क्योंकि रुधिर के अंदर पानी ऑब्वियस से मिलेगा। बट अगर पुनः शोषण कम होता है तो रुधिर गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर रुधिर गाढ़ा हुआ तो मूत्र पतला हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ADH के बारे में एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई व्यक्ति अत्यधिक पानी पीता है तो ADH की निर्मुक्ति घट जाती है, क्योंकि वो पानी ही इतना पी रहा है कि ADH ज़्यादा चाहिए ही नहीं, है ना, मतलब पुनः शोषण करने की कोई नीड ही नहीं है। तो जो चीज़ समझाने लायक होगी वो मैं समझा दूंगी, बट अदरवाइज बायो के अंदर तो आपको पता है कि पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, या तो टिक करो या फिर आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 8 है, डायबिटीज़ इंसिपिड्स किसके नियंत्रण में होता है? तो अभी मैंने आपको ADH के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा ADH, क्योंकि ADH है जो नियंत्रण करता है, राइट। और डायबिटीज इंसिपिड्स को हिंदी में बोलते हैं उदकमय या बहुमूत्र रोग, ये एक प्रकार का रोग है। गुर्दे की पथरी क्या होती है? तो गुर्दे की पथरी वसा के कारण गुर्दे में अवरोध, पेल्विस में ऑक्सोलेट क्रिस्टल्स व अन्य लवणों का जमाव, गुर्दे में प्रोटीन का जमाव या गुर्दे में रेत का जमाव। तो आप लोग बोलते हो ना कि गुर्दे में पत्थर पड़ गए हैं, इसके पत्थरी हो गई है, पत्थर है ना। तो पत्थर से आइडिया लगा लो क्रिस्टल्स, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में क्रिस्टल्स देखे होंगे ना, येलो कलर के ना ऑरेंज कलर के, है ना, कितने क्यूट से होते हैं। तो आइडिया लगा लो कि पेल्विस के अंदर ऑक्सोलेट क्रिस्टल्स अन्य लवणों का जमाव हो जाता है, इसी वजह से गुर्दे की मतलब पथरी हो जाती है, ठीक है। तो आप किसी के पथरी हो तो क्या बोलोगे कि भाई तेरे इस पेट में तो क्रिस्टल्स इकट्ठे हो गए हैं।
स्तनधारी के वृक्क में ग्लोमेरुलस से निकलने वाली, मतलब पेट में नहीं, गुर्दे में, ठीक है। स्तनधारी के वृक्क में ग्लोमेरुलस से निकलने वाली रुधिर वाहिनी कहलाती है। तो जो ग्लोमेरुलस से जो रुधिर वाहिनी निकलती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वृक्कीय धमनी तथा ये अंदर आने वाली नलिका से चौड़ी होती है। अपवाही धमनिका तथा ये अंदर आने वाली नलिका से पतली होती है। अभिवाही धमनिका तथा ये अंदर आने वाली नलिका से पतली होती है। या फिर अपवाही सिरिका तथा ये बाहर आने वाली नलिका से पतली होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है कि अपवाही धमनिका कहलाती है। कौन सी? जो वृक्क में ग्लोमेरुलस से निकलती है, ठीक है, निकलने वाली जो रुधिर वाहिनी है उसको अपवाही धमनिका कहा जाता है। तथा ये अंदर आने वाली नलिका से क्या होती है? पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको इसी चक्र से एक सवाल और देखने को मिलेगा। तो नीचे दिए गए ऑर्निथिन चक्र के कंकालीय रूप में कुछ मध्यवर्ती उत्पाद अक्षरों से दर्शाए गए हैं। इस उत्तर का चयन कीजिए जिसमें ये अक्षर संगत उत्पादों के नाम साथ सही सम्मिलित नहीं है। तो ए और बी और सी गायब है। आपको ये बताना है ए, बी और सी की जगह क्या आएगा, तो ध्यान रखना। एंड लास्ट में आपको इसके अंदर ऑर्निथिन मिलता है, ठीक है। तो देखो ऑर्निथिन, और ये पूरा साइकिल की तरह चलता रहता है। तो कार्बेमाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन बन मिलके यहाँ पे सिटुलिन बनाता है। उसके बाद में सिटुलिन और एस्पार्टिक अम्ल मिलके आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल बनाता है। और इसमें से बाहर क्या निकल जाता है? देखो एरो का निशान ऐसा है, इसका मतलब ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इस ऐसे है, इसका मतलब ये इसके अंदर मिल रहा है। तो आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल में से बाहर क्या निकल रहा है? तो याद रखना सक्सिनिक अम्ल बाहर निकल जाता है। और आपको बी में क्या मिलता है? यहाँ पे आपको आर्जिनिन मिलेगा। और आर्जिनिन से जब यूरिया बाहर निकल जाती है ना, तो क्या बन जाता है? ऑर्निथिन। इसको ऑर्निथिन चक्र बोला जाता है, ओके। और इसके अंदर अब देख लो ऑप्शन ए करेक्ट है कि ए सिटुलिन होगा, बी ऑर्जिनिन होगा और सी सक्सिनिक अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के सामान्य मूत्र में अकार्बनिक लवणों की सांद्रता होती है लगभग। तो आपको बताना है कि मनुष्य का जो सामान्य, मतलब मनुष्य नॉर्मल इंसान का, मतलब बीमार वाले की बात नहीं हो रही है। तो जो अकार्बनिक लवण है उसके अंदर सांद्रता क्या होती है? तो ऑप्शन ए 0.15%, 2.5%, 15% या फिर 0.25%। तो ध्यान रखना अकार्बनिक लवण कितने होते हैं? अकार्बनिक मतलब वही इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक। केचुए कैसे होते हैं? तो केचुए आपको मैंने बताया था कि अमीनो उत्सर्जी क्या होते हैं, यूरियो उत्सर्जी क्या होते हैं। देखो जो जिनका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो अमोनिया होता है, वो अमोनिया उत्सर्जी होते हैं, अमोनियोटेलिक कहलाते हैं ना। जो यूरिया को उत्सर्जित करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं वो यूरिक टेलिक कहलाते हैं, ठीक है। ये सब तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उत्सर्जन तंत्र के थ्योरी क्लास में। बट मतलब आप लोगों के अच्छे रेस्पॉन्स ना आने की वजह से वो सीरीज़ स्टॉप करनी पड़ी है। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद है ये वाली तो अभी चलेगी। वैसे भी एमसीक्यूज़ की डिमांड ज़्यादा ही है आजकल कुछ। तो देखो केंचुए कैसे होते हैं, आपसे पूछा गया है। जो केंचुए होते हैं वो कैसे होते हैं? यूरिया उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है, या फिर यूरिक अम्ल उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, अमोनिया उत्सर्जी जो होते हैं ना उनको वाटर की ज़्यादा डिमांड होती है। यूरिक अम्ल उत्सर्जी जब जल की कमी की स्थिति हो, या फिर अमोनिया उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है, ठीक है। इसी वजह से जो छोटी मछलियाँ होती हैं ना वो अमोनिया उत्सर्जी होती हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे पानी पूरा उनको भरपूर मिलता है। और हम जैसे लोग, मतलब स्तनधारी वगैरह लोग क्या होते हैं? यूरिया उत्सर्जी होते हैं, क्योंकि पानी की बचत करते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको ये बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो जो वैल होती है वो अमोनोटेलिक है या फिर नहीं है। छिपकली यूरिकोटेलिक, हाँ छिपकली यूरिकोटेलिक होती है। पक्षी भी यूरिकोटेलिक होती है। मानव यूरियोटेलिक होते ही हैं क्योंकि यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है। पक्षी जो है यूरिकोटेलिक क्योंकि ये लोग यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और जो छिपकली है वो भी यूरिक अम्ल का। बट वेल जो होती है वो अमोनोटेलिक नहीं होती है, क्योंकि जो छोटी फिशेस होती है, मतलब जिनको आप लोग बोनी फिशेस बोल सकते हो, वो तो अमोनोटेलिक होती है। बट जो वेल मछली है, शार्क मछली भी ऑप्शन में आ सकता है, तो वो अमोनोटेलिक नहीं होते, वो याद रखना यूरियोटेलिक होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, रुधिर में उपस्थित कौन से अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थ ऑर्निथिन चक्र द्वारा कम हानिकारक पदार्थ में रूपांतरित होते हैं? तो इसके अंदर आपसे यही पूछा है कि कौन से अपशिष्ट पदार्थ ऐसे हैं जो हानिकारक पदार्थ
मतलब अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थ ऑर्निथिन चक्र द्वारा कम हानिकारक पदार्थ में रूपांतरित होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर CO2 व NO3, ठीक है, क्योंकि ये NH3 जो होता है ज़्यादा घातक होता है, जबकि यूरिया जो होता है वो इतना हानिकारक नहीं होता है। तो ऑर्निथिन चक्र के दौरान द्वारा आपको बताया था ना, एंड के अंदर यूरिया बनी थी, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर चक्र देखा था। अगर किसी को चक्र देखना है दोबारा तो कोई बात नहीं, आप बेक कर लेना वीडियो को, ठीक है। एंड में याद हो तो यहाँ पे ऑर्निथिन बना था, और ऑर्निथिन बना किससे, और ऑर्निथिन बना था आर्जिनिन से, और बाहर क्या निकला था इस टाइम पे, यूरिया। तो यूरिया बाहर निकला ना, ठीक है। तो यूरिया तो ऑब्वियस है बाहर निकला, तो ये तो कम हानिकारक है। तो आपसे ये पूछा है कि कौन मतलब ज़्यादा हानिकारक है या फिर किसका रूपांतरण जरूरी है। तो ध्यान रखना NH3 व CO2 का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस जंतु में शरीर के बाहर केवल एक छिद्र खुलता है जो मुख तथा गुदा दोनों की भांति कार्य करता है। तो ऐसा कौन सा है, ऑक्टोपस है या एस्टेरियास है या फेसियोला या एसिडिया है, जिसके अंदर मुख तथा गुदा दोनों का काम एक ही जना करता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फेसियोला ऐसा है। पोडोसाइट नाम की कोशिकाएं पाई जाती है। तो पोडोसाइट जो कोशिकाएं वो किसमें पाई जाती है, बड़ी आंत्र में, वृक्क का ग्लोमेरुलस में, केशिकाओं की भित्ति में या बोमेन संपुट में। तो ध्यान रखना बोमेन संपुट के अंदर पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। मानव में वृक्क होते हैं, मानव में जो वृक्क होते हैं वो किस तरह के होते हैं, मीजोनेफ्रिक प्रकार के, प्रोनेफ्रिक प्रकार के, मेटानेफ्रिक प्रकार के या सभी प्रकार के। तो मानव में जो वृक्क होते हैं वो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वृक्क की पतली नलिकाएं कहलाती है। जो वृक्क है उसकी पतली नलिकाओं को क्या कहा जाता है, तो न्यूरॉन्स, डेंड्रॉन्स, नेफ्रॉन्स या एक्सॉन्स। तो वृक्क की जो पतली नलिकाएं होती हैं उनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और ये क्रियात्मक इकाई होती है इनकी, ध्यान रखना। यूरिया का परिवहन होता है। तो यूरिया का जो परिवहन है वो किस में होता है, लाल रुधिराणुओं में, मतलब RBC में, प्लाज्मा में, रुधिर द्वारा या श्वेत रुधिराणुओं द्वारा। तो जो यूरिया का परिवहन है वो होता है प्लाज्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, अमीनोटेलिक जंतु है। तो इनमें से कौन सा जंतु है जो अमीनोटेलिक है, मतलब जो उत्सर्जी किसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो सीपी, अमीबा, हाइड्रा या सभी। तो इसके अंदर जो सीपी है वो अमीनोटेलिक है, क्योंकि मोस्टली याद रखना जो जलीय जंतु जीव है ना वो ही अमीनोटेलिक होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ चांस यही होते हैं। ऑर्निथिन चक्र का अंतिम उत्पाद है। तो जो ऑर्निथिन चक्र है उसका अंतिम उत्पाद क्या है, तो आपको मैंने बताया था यूरिया है ना। ये भी उसी साइकिल की बात हो रही है। मनुष्य के वृक्कों द्वारा उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको सही बताना है। तो इसके अंदर हेनले के लूप की अवरोही शाखा जल के लिए अपारगम्य होती है, दूरस्थ कुंडलिन नलिका SO3 का पुनरावशोषण करने में अक्षम होती है, या फिर मेरुलर निश्चंद का लगभग 99% भाग वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनरावशोषित हो जाता है, या फिर हेनले के लूप की आरोही शाखा विद्युत अपघट्यों के प्रति अपारगम्य हो जाती है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो ग्लोमेरुलर निश्चंद का लगभग 99% भाग है वो वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनरावशोषित हो जाता है, और होना भी चाहिए अवशोषित, अदरवाइज पानी की कमी नहीं हो जाएगी, सब कुछ ही बाहर निकाल देंगे। तो समझ रहे हो, अभी बताया तो था पुनरावशोषण को और नियंत्रित कौन करता है, ADH हार्मोन है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मैंने बहुत डिटेल से समझाया था। मूत्र का यूरिया बनता है विखंडन से। अगर आपको एक बार में सवाल याद ना हो, कोई ना वीडियो दोबारा देख सकते हो आप, मुश्किल से 20-30 मिनट की वीडियो होती है, ओके। मूत्र का यूरिया बनता है विखंडन से, मतलब जो यूरिया बनता है वो किसके विखंडन से बनता है, तो आपसे पूछा है यूरिक अम्ल से, या फिर सोडियम क्लोराइड से, या फिर अमीनो अम्ल के, है ना, या फिर ग्लूकोज के। तो इसके अंदर अमीनो अम्लों के विखंडन से यूरिया बनता है, ओके, ये करेक्ट है। अब देखो ये 20 मिनट्स की वीडियो हो गई है, अगर आप चाहो तो मैं इसे में कंटिन्यू कर सकती हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि जब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना तो मैंने नोटिस करा है आप लोग वीडियोस को नहीं देखते हो, स्किप कर करके देखते हो, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, और देखना उतना ही पड़ता है। बट आप लोगों को क्या लगता है 10 मिनट की वीडियो है जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, राइट। कोई बात नहीं, हर एक स्टूडेंट ऐसा ही होता है अपने पढ़ाई के टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं, ओके। बाकी अपन लोग कल तो केमिस्ट्री के सवाल करेंगे ही, मैंने आपको बता दिया था कल केमिस्ट्री का अपन ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करेंगे, ओके।
बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके दोस्तों के भी आप बता सकते हो कि रात को 8:30 बजे से लेके MCQs चलते हैं इस चैनल पे। ओके।